ओके सो इंटरनेट का इशू था। तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर। ये सर विजिबल है। ओके सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरेज और स्ट्रिंग्स। अरेज के अंदर हम देखेंगे स्टैटिक अरेज, डायनेमिक अरेज और स्ट्रिंग्स में क्या फर्क होता है। ठीक है। सबसे जी पहले सर। हम बात। जी सर, एनी क्वेश्चन? सर जो प्रीवियस क्लास थी उसकी जो समराइज कर लेते उस टॉपिक्स थोड़ी समरी उसकी डिफाइन कर ले। ओके सर, वेट अ मिनट, वो मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा वो किधर है। स्लाइड्स देखनी पड़ेगी। अच्छा, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था। अगर वो उसके बारे में बताएं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइम कम्प्लेक्सिटी। हमने पढ़ी थी टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। देन हमने पढ़ी थी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सिंपली स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या थी और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या थी? जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी ना, ये हमारे पास थी कि अगर कोई एक अरे है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास अरे है। मैं अरे यहाँ पे बनाता हूँ। इक्वल टू लिस्ट। हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। एक हमारे पास अरे है, ठीक है। इसको हम लिस्ट कहते हैं पाइथन के अंदर। अब ये हमारे पास लिस्ट है। इसके एलिमेंट को अगर हमने चेक करना है ना, यानी कि हम इसके हर एलिमेंट में से एक चीज को ढूंढना चाह रहे हैं, हम फोर को ढूंढना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। उस फोर को ढूंढने के लिए हमें जितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, ठीक है, उसको हम कहेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी। उससे हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी पता चल जाएगी, जो कि होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं बिग ओ के साथ। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? बिग ओ नोटेशन के साथ। इसको बिग ओ नोटेशन कहते हैं, ठीक है। बिग ओ नोटेशन क्या दिया? ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। ये फंक्शंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। इसमें ना तीन केस होते हैं। इसमें होते हैं, केसेस होते हैं इसमें तीन। फर्स्ट वन होता है, फर्स्ट वन केस होता है बेस्ट केस, ठीक है। बेस्ट केस होता है। सेकंड हमारे पास हो सकता है एवरेज केस, ठीक है। एवरेज केस। देन हमारे पास थर्ड आता है वर्स्ट केस, ठीक है। वर्स्ट केस। वर्स्ट केस के क्या मुराद? के सबसे खराब केस कौन सा हो सकता है? सबसे खराब कंडीशन हमारे पास क्या होगी? बेस्ट केस क्या है? अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है। एक अरे है हमारे पास, उसमें हमने फोर को फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेगा ये प्रोग्राम? मैं पेन यूज करता हूँ, ठीक है। हमने फोर को फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर एलिमेंट को सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये फोर है, ठीक है, जीरो इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। वो चेक करेगा नहीं, ठीक है। देन वो क्या करेगा? फिर वो इसको चेक करेगा, ये फोर है नहीं। फिर वो इधर जाएगा, फिर वो चेक करेगा ये फोर है नहीं। वो फिर इधर चेक करेगा ये फोर है, ठीक है, हाँ है। इस काम के लिए, इस फोर को फाइंड करने के लिए हमारे जो फंक्शन ने कितने स्टेप्स लिए, वो इतना ही चला जितनी के ये लूप थी। सॉरी, जितने इस एलिमेंट थे ना इस एरे के अंदर, उतनी दफा ही उसने काम किया, ठीक है। उतने ही उसने स्टेप्स लिए। तो ये एलिमेंट्स को हम डिनोट कर लेते हैं इनके साथ, ठीक है। तो हमारी लूप कितनी दफा चली? एन दफा।
तो अब इसको हम ऐसे कह देते हैं कि ये हमारी बिग ओ नोटेशन है, यानी कि जो कि हमारा जो सबसे वर्स्ट कंडीशन है ना, सबसे वर्स्ट कंडीशन, अगर हमने एक एलिमेंट को फाइंड करना है अपने अरे के अंदर, तो हमारे पास बिग ओ एन होगी। ठीक है। अब बेस्ट केस और एवरेज केस मैं बताता हूँ। बेस्ट केस क्या है? अब हम ऐसा करते हैं कि हम 4 को रहने देते हैं, हम इसकी जगह ना किसी और एलिमेंट को करते हैं। हम चाहते हैं कि हम 1 को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। अब 1 को फाइंड करने के लिए मैं फंक्शन लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई हमने अब 1 फाइंड करना है। ठीक है। तो जब मैंने लूप स्टार्ट की, उसने 1 देखा, तो 1 हमें पहले ही इंडेक्स के ऊपर मिल गया। ठीक है। 1 हमें पहले ही इंडेक्स के ऊपर मिल गया, ये हमारे पास बेस्ट केस होता है। ठीक है। बेस्ट केस होता है ये हमारे पास, जहां से हमने शुरू किया हमें सारी लूप को देखना नहीं पड़ा, हमें मिल गया। एवरेज केस क्या है? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमने 1 नहीं ढूंढना, हमने 2 को ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ 3 को ढूंढना है। ठीक है। हमने 3 को ढूंढना है। 3 के लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पे चेक करेगा 3 को। ठीक है। 3 यहाँ पे नहीं है, वो फिर आगे जाएगा। वही, एक मिनट, वो भी यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे उसको सेंटर में मिल गया। ठीक है। ये हमारे पास एवरेज केस होता है। तो जब भी हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी देखनी है तो हमने देखना है स्टेप्स। ठीक है। पहले में बेस्ट केस में उसने एक स्टेप चला, उसे वो आंसर मिल गया। एवरेज केस में उसको आधा चलना पड़ा। ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस के अंदर उसको सारा ही चढ़ना पड़ा। अब हम हमेशा बिग ओ नोटेशन इसलिए देखते हैं कि उसका वर्स्ट केस क्या होगा। ये क्यों देखते हैं? यहाँ तक यहाँ तक सबको समझ आ गई? बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या होता है बिग ओ नोटेशन में? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बता दे, और अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे ये बताता हूँ कि हम वर्स्ट केस ही क्यों देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ये कम्प्लेक्सिटी के अंदर। हम हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का वर्स्ट केस इसलिए देखते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम सबसे बदतरीन कंडीशन हमें मिल जाए, ठीक है, हमने 5 फाइंड करना है, तो हमें कितना टाइम लगेगा, यानी हमें कितने स्टेप्स चलना पड़ेगा? तो हमें n स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस, इसलिए हमेशा हम अपने बिग ओ नोटेशन को वर्स्ट केस देखते हैं, और जो कि हमारे पास है n कंडीशन। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 1 आ जाए, 1 हमें यहीं पे मिल जाए, 3 आ जाए तो हमें यहाँ पे मिल जाए, लेकिन ये सिर्फ बेस्ट और एवरेज केस है। मोस्टली ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि हमें सबसे बुरा केस क्या मिले, वो ये वाला। इसकी आसान एग्जांपल इसी तरह है कि जब आपने जिंदगी के अंदर कोई फैसला करना होता है, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं। ठीक है। फिर आप देखते हैं कि अगर मैं ये वाला स्टेप उठा लूं, ठीक है, तो उसका कितना को नुकसान हो जाएगा। ठीक है। फिर आप वो लिखते हो कि इसका बहुत बड़ा से बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि मेरी जान चली जाएगी। फिर आप डिसाइड करते हो चलिए जी, ठीक है, मैं इस पे राजी हूँ। तो ये होता है हमारे पास वर्स्ट कंडीशन, कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ गया जो कि लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर बहुत दूर है, तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा? वो हमारे पास n टाइम लगेगा, और इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास थी बिग ओ नोटेशन टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो देन हमारे पास थी अ, ये थी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसी तरह, कि अगर यही हमारे पास लिस्ट है, मैं इस लिस्ट को कॉपी करता हूँ। हम्म, यही लिस्ट को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या थी कि अगर इस ये हमारे पास एक लिस्ट है, और हम चाहते हैं कि हम इसी लिस्ट का स्क्वायर लें, हम इसी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है ना उनका स्क्वायर स्टोर करवाएं एक न्यू इसके अंदर, न्यू एरे के अंदर। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं 1 का स्क्वायर 2 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और इसी तरह हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा 16। देन हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा 25। ये हमारे पास एक न्यू लिस्ट बन गई, न्यू अरे बनेगी। इस अरे को, ये जो अरे है, जब हमने इसका स्केल लेके प्रोग्राम के अंदर एक नई अरे बना ली, तो जाहिर सी बात है इसने एक स्पेस ली। जब इसने स्पेस ली, अब हमने कैलकुलेट करना है इसने स्पेस कितनी ली, थोड़ी सी ली या कितनी ली। ठीक है। अब इसने, मैं एक पॉइंट, अब इसने इतनी ही स्पेस ली जितनी के
इसकी एलिमेंट थे, इसके कितने एलिमेंट थे? 5, इसके 5 एलिमेंट्स थे। तो जो हमारे पास न्यू आई लिस्ट, उसने भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स की जगह ली। तो इसलिए इसकी भी जो स्पेस कम्प्लेक्स, अगर हम जो इसकी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम 5 कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू n। ठीक है, ये हमारे पास n है। ठीक है, अगर इसकी n थी, ठीक है, इसकी क्या थी? n। इसके हमारे पास एलिमेंट थे n। तो जब हमने ये नई बी वाली एक लिस्ट बनाई, तो इसने भी हमारे पास n स्पेस ली। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे ओ ऑफ n। हमारे पास n नंबर की इसने स्पेस ली, तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? ओ ऑफ n। तो ये थी हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी। सिंपली टाइम कम्प्लेक्सिटी है कि हमने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स को टेक किया एक टास्क को पूरा करने के लिए, और उसका जो वर्स्ट कंडीशन होगा उसको हम डिनोट करेंगे ओ ऑफ एन के अंदर। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये है कि वो कितनी स्पेस लेता है। दैट्स इट। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। सर साहिल, आपको हुआ क्लियर? क्लियर हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, तो अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ थी, वो शायद मैंने शायद ना करवाई होगा। वो थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए, अब हमारे पास हमने एक एलिमेंट को एक्सेस करना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ से इसको एक्सेस करना है, किसी एलिमेंट को। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको कांस्टेंट टाइम के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूंगा ना ए ऑफ, इसके इंडेक्स के साथ ए ऑफ, इंडेक्स इसका मेरे ख्याल से 0, ठीक है, हम 0 लिखते हैं। तो इसको जो कांस्टेंट टाइम लगेगा, ठीक है, इसको एक्सेस करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा, उसको हम कहते हैं ओ ऑफ 1। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओ ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। अब देखिए, जब हमारा प्रोग्राम बड़ा हो जाए, ठीक है, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था, जब हमारा प्रोग्राम बड़ा हो जाए तो हमें क्या, कैसे पता चलेगा? तो ये देखें, अब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ यूज़ की हुई हैं कंडीशंस और मुख्तलिफ चीज़ें। तो देन फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक एंड पे एक इक्वेशन बन गई, इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताने लगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना हूँ। अगर हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो हमारे पास आ गई है, हमारे पास मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, वो हमारे पास आ गई है एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई है। तो मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक आ गई है टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ओके। सो अब ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई है, एक कम्प्लेक्सिटी है हमारे पास, जिसके पास हमारी ये इक्वेशन बन गई है, एक प्रोग्राम हमने बनाया, इसके अंदर हम कोई काम कर रहे थे, तो हमें ये मिला 2n स्केयर। यहाँ पर 2n स्केयर करना था, 2n स्केयर 2n+1। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। अब देखें, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, तो अब देखिए, जो इसका हायर बाउंड होगा ना, इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा पावर वाली होगी, जिसको हम कहते हैं अपर बाउंड, उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर, इसमें से कोई बताएगा इसमें इस इक्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा अपर बाउंड किसका है? ठीक है, अपर बाउंड वैल्यू कौन सी है? अपर बाउंड वैल्यू वैसी होती है जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है। एनी वन फ्रॉम पार्टिसिपेंट, इस इक्वेशन में अपर बाउंड वैल्यू कौन सी है? एन स्क्वायर। यस, एन स्क्वेयर। अब देखिए, ये जो एन स्क्वेयर है ना, अब इसकी हम सिंपली, अगर हमें कोई इसकी हमें स्पेस कम्प्लेक्स सॉरी कम्प्लेक्सिटी नोट करनी है, तो हम इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो एन स्क्वेयर होगी सिंपली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिग ओ ऑफ एन, एन की पावर 2। ये हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वेयर बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, हमने बड़ी जो सी होती है, तो हमने उसकी एक इक्वेशन बना लेनी है। जब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो उसमें जो लोअर बाउंड वैल्यूज होगी ना, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे, अच्छा,
ये इस टू का क्या मतलब है? इस टू का मतलब ये है कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर दो दफा कोई ऐसा काम किया है, दो दफा लूप्स लगाई हैं, ठीक है, एक ही एरे के ऊपर दो मुख्तलिफ काम करने के लिए, ठीक है, इसलिए इसके साथ टूल लगा हुआ है। तो ये सिर्फ स्ट्रेंथ्स को बताता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को इग्नोर कर देना, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसको आपने डिनोट कर लेना, और वो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। और इसकी अब कम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ एन स्केयर, ठीक है। ये सिंपली इसका रूल है। अगर इसमें से इसकी पावर एन क्यूब हो जाती, ठीक है, ओ एन क्यूब, तो फिर हमारे पास इसके साथ चाहे 6 आ जाता या 5 आ जाता, फिर भी इसमें से जो सबसे हायर बाउंड वैल्यू है वो हमारे पास एन क्यूब है। तो आपने इसके कांस्टेंट को भी इग्नोर कर देना, ठीक है, इसके कांस्टेंट को भी इग्नोर कर देना, और बाकी सबको भी लोअर बाउंड वैल्यूज को इग्नोर कर देना, और सिर्फ जो बाउंड होगी ना, अब यहाँ पे एन क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, बिग नोटेशन। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, या फिर हम नेक्स्ट मूव करें आज के लेक्चर में? ओके। सर चैट मॉनिटर कर लीजिएगा, मैं चैट नहीं देख रहा। ओके ओके। ये सर तो कोई आज, क्वेश्चन तो है नहीं। ओके, सर कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। सर श्योर साहिल, श्योर। आपको कल वाला लेक्चर क्लियर हुआ? उसमें कुछ चीज़ें भी ऐड थी, यस सर, क्लियर है सर। ठीक। अब हम बात करते हैं एरेज की। एरेज में हम देखते हैं स्टैटिक एरेज, डायनामिक एरेज और स्ट्रिंग्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मेन। ओके, तो सबसे पहले मैं करता हूँ स्टैटिक एरे। ठीक है, स्टैटिक एरेज की बात करते हैं। स्टैटिक एरेज क्या होते हैं? हमारे पास अरे ऐसी होती है, ठीक है, उसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये एक हमारे पास अरे है, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सेपरेट कर दूं। देन इनके होते हैं इंडेक्स, ठीक है, इनकी पोजीशन, ये मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं पोजीशन के तौर पर। अरेज क्या होते हैं? अरेज की जो डेफिनेशन है वो है, अरेज जो से होते हैं ना, वो मेमोरी के अंदर कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। मेमोरी के अंदर ना एक ब्लॉक्स होते हैं जो कंटिग्यूअस होते हैं। कंटिग्यूअस का मतलब है एक दो, ये मैं बताता हूँ अभी, ये नोट डाउन करके। अच्छा, अब ये इसका जो लास्ट पोजीशन होता है ना, किसी भी अरे का जो लास्ट पोजीशन होता है, वो अरे के साइज का ना, या अरे की लेंथ का -1 होता है। अब यहाँ पे अरे की जो एलिमेंट्स हैं वो 5 है, और इसका साइज भी 5 है, तो 5 - 1 4। तो कोई भी अरे होगी तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा अरे की लेंथ -1। तो यहाँ पे इसका क्या है? 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की, इनको कहते हैं पोजीशन, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन। पोजीशन भी कहते हैं और इनको हम इंडिसेस भी कहते हैं। अब कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स का क्या मतलब है? स्टैटिक अरे, अरे कोई भी हो मेमोरी के अंदर, वो एक कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होते हैं। अब देखिए ये जीरो है, ब्लॉक जीरो है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ये इसी तरह मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। अगर इनमें से यहाँ इसकी वैल्यू में से एक भी वैल्यू खत्म हो जाएगी तो ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा, यानी कि लगातार नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास होते हैं एरे। तो इसको इंडेक्स से नोट करते हैं हम, इंडिसेस। और ये, अब हम जो एरे के अंदर सबसे सिंपल काम करते हैं वो हम एरे की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं ए ऑफ, आगे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि पोजीशन। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम 3 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है? 2। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पोजीशन को लिख देंगे 2, ठीक है, जिससे हमारे पास ये इस एलिमेंट को
ये इस एलिमेंट को एक्सेस करके हमें दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स होता है। अब इस इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास बिग ओ ऑफ 1 होती है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टाइम हमें लगता है जब भी हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अ, जब भी हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है एरे के अंदर, तो उसके लिए हमें ये वाला इंडेक्स यूज करना पड़ता है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सी होती है वो हमारे पास बिग ओ ऑफ 1 होती है। ठीक है, ये इसकी जगह हम किसी भी इंडेक्स को चूज कर सकते हैं। हम 1 को भी कर सकते हैं, हम 2 को भी कर सकते हैं, हम 3 को भी कर सकते हैं, किसी को भी। तो अरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ ऑफ 1 होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक हमने कवर किया हम अरे को बनाते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अरे की डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम इसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक नाम दे दिया ए का। ये सही नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, तो यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन? हमने सिर्फ अभी तक इतना पढ़ा है आज के लेक्चर में कि अरे को हम असाइन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं स्टैटिक अरे को। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं, जो उसकी आइटम्स होती हैं वैल्यूज इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो इनकी पोजीशन होती है उनको हम इंडेक्स इंडिसेस कहते हैं। और हम एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ ऑफ 1 होती है। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर ले, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर इसके बैकएंड में कोई कैलकुलेशन होती है या वैसे ही भाई डिफिनेशन इस तरह से है कि हम ना अगर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब कांस्टेंट होती है? जी सर, इसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन तो नहीं है, इसके पीछे आप ये देखें कि ये है कि हमने उसको पूरा इंडेक्स बता दिया है। देखिए ना, आपसे कोई कहे कि जाओ बाजार से कोई चीज़ लेके आओ, ठीक है, तो कोई भी वो चीज़ कह सकता है रैंडमली। तो आप वो चीज़ लेने जाते हो, वो आपको शॉप के बारे में नहीं बताता, तो ऑब्वियसली आपको पूरे बाजार में काफ़ी दुकानें घूमनी पड़ेंगी वो चीज़ लेने के लिए। ठीक है, एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है वो आपको सीधा सा बता देता है कि इतने नंबर गली है, ये वाली दुकान नंबर है, ये वाली दुकान है, दुकान का नाम ये है, जाओ यहाँ से एक चीज़ ले आओ। तो आपको किस पे कम टाइम लगेगा? सेकंड कंडीशन पे, आई होप सो। वो क्या था? कांस्टेंट टाइम। जब हमें कोई चीज का पूरा एग्जैक्ट पता है कि वो इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ कांस्टेंट टाइम लेगा और वो जाके वो चीज पकड़ लेगा तो उस इंडेक्स से। इसलिए इसको हम कांस्टेंट टाइम कहते हैं। अगर इसको ओके सर। सर्च करना पड़ता ना, अगर इसको सर्च करना पड़ता सब में, तो फिर इसको इसकी कम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाती। वो आगे वाली एग्जांपल्स में हम क्लियर हो गए। ठीक है सर, जी सर, जी सर। ये हमारे पास O ऑफ 1 होगी एलिमेंट को एक्सेस करने की। अब हम देखते हैं, वेट अ मिनट। अब हम क्या काम करते हैं, हम इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं। सर, जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। बस सर, मेरा क्वेश्चन है कि लिस्ट और एरे में कोई फर्क है या लिस्ट एरे एक ही है? मैम, लिस्ट और अरे ये आज के टॉपिक के एंड में आपको पता चलेगा, लेकिन मैं इसको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जो अरे होती है ना, वो हमारे पास होती है एक डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास अरे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पाइथन के अंदर हमें डाटा को स्टोर करने के लिए सेम एज इट इज एरेज की तरह हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। पाइथन के अंदर अरेज नहीं होती, पाइथन के अंदर डायनामिक अरेज होती हैं जिनको हम लिस्ट कहते हैं। ये जो स्टैटिक अरेज है ना, ये हमारे पास हेल्पफुल है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप देख रहे हैं। अभी ये जो सी होती हैं ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, पाइथन में इसके ऊपर है, यानी कि ये सी लैंग्वेज में होती है।
स्टैटिक अरेज। जो डायनेमिक अरेज होती हैं वो लिस्ट होती हैं, वो पाइथन के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो इन शॉर्ट ये आप इनको सेम समझ सकती हैं, लेकिन इनकी जो डिफरेंस है ना वो इसमें थोड़ा सा होता है। अच्छा, ठीक। लेकिन मोस्टली आपको ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि अरेज को लिस्ट कहते हैं। लेकिन हम क्यों कहते हैं, और उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये स्टैटिक अरेज है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, चले हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये देखिए, ये स्टैटिक अरेज है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपनी लिस्ट को और उसके इंडेक्स को। अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, यहाँ पे, और अब हम बात करते हैं कि हम अगर किसी एलिमेंट के अंदर इसके अंदर हम किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्टैटिक अरे है। ठीक है, हम इसके अंदर एडिशन करना चाहते हैं, यानी कोई चीज को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट एन एलिमेंट। ठीक है, हम एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर। अब ये तो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं हो सकती। इसका जो साइज है ना वो 5 है, तो 5 ही रहेगा, ये 6 नहीं हो सकता। ये स्टैटिक एरे की डेफिनेशन है। देखिए, ये हमने शुरू पे 5 बना दी, अब ये 5 ही रहेगी। अगर हम इसके अंदर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट लेते हैं, हम ऐड करना चाहते हैं 7। ठीक है, हम 7 एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। हम एक एलिमेंट है 7 जिसको हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसका साइज तो 5 है, तो क्या होगा, ऐड तो हो जाएगी। ओके, सो एक और बात, एरे जो सी होती है ना वो म्यूटेबल होती है। ठीक हो गया, यानी कि इनके अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपने अपना, अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो आपको ये पता है, म्यूटेबल। ठीक है, ये म्यूटेबल्स होती है, इनके अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती है। वैल्यूज चेंज कैसे, यानी कि अब हम 7 यहाँ पे 2 पे जाते हैं, यहाँ पे 7 हो, ये 0 इंडेक्स के ऊपर, 1 इंडेक्स के ऊपर। मैं इंडेक्सिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि 7 जो सा हम एक न्यू नंबर है, ठीक है, उसको हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे 1 इंडेक्स के ऊपर। अब अरे का जो साइज है वो तो पहले से ही 5 है, तो अरे जो सी स्टैटिक अरेज होती है वो फिक्स्ड साइज की होती है, उनके अंदर साइज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन ये म्यूटेबल है, इसका मतलब हम इसके अंदर डाटा को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सब को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इन सब को नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इनको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, और देन हमें 7 को हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, बैकएंड पे ये अंडर दी हुड ये काम हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर पहले 2 था, अब 7 आ गया। तो ये वाला जो एलिमेंट था ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। हमने क्योंकि एक एलिमेंट इंसर्ट किया, डिलीट नहीं किया, इंसर्ट किया। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना ये हमारे पास लॉस हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे अरे से निकल गया, तो इसका हमें ना लॉस होता है। ये होती है स्टैटिक अरे की बैक ड्रा। ठीक है, ड्रा बैक, ये एलिमेंट को लूज कर देगा। अब अगर हमें ये भी चाहिए तो ये हम डायनामिक अरे के अंदर कर सकते हैं कि हम अपने लिस्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के लिए फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा, जब हमने यहाँ पे 7 किया, ठीक है, हमें 2 को यहाँ पे चेंज करना पड़ा। 2 को हमें, एक मिनट पॉइंट, हमें 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ा। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू थी 3 उसको अगले इंडेक्स पर, और फिर हमारे पास जो 3 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू थी उसको हमें अगले इंडेक्स पे भेजना पड़ा, और फिर जो यहाँ पे वैल्यू थी उसको हमें बाहर निकालना पड़ा।
तो इसके लिए टाइम लगा वो, यानी कि बी को नोटेशन लगी तो वो हमारे पास एन हुई। यानी कि अगर हमने स्टैटिक अरे के अंदर किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना है एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, तो हमारे पास जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास होगी बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हर एलिमेंट को आगे करना पड़ा, इसलिए हमारे पास ये टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन आई कि हमें बिग ओ एन टाइम ही काम करना पड़ा। तो ये हमारे पास होता है कि अगर हमने किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है अपनी अरे के अंदर, तो हमारे पास जो इंसर्शन के लिए आती है टाइम कम्प्लेक्सिटी वो बिग ओ ऑफ एन आती है। ठीक है, किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन इंसर्शन में? ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। इंसर्शन के बाद हम देखते हैं कि अगर हमने कोई एलिमेंट को सर्च करना है, एक अरे है हमारे पास, मैं इसी अरे को कॉपी करता हूँ। मैं इस अरे को कॉपी करता हूँ और हम इसके अंदर चीज चले जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी एलिमेंट को सर्च करना है इसके अंदर, ठीक है, अरे है हमारे पास, उसके अंदर अगर हमने सर्चिंग करनी है, ठीक है, हमने क्या करनी है, सर्चिंग। उसके लिए जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो भी हमारे पास बिग ओ ऑफ एन होती है। ठीक है, अब हम मैं इसको बैकएंड में बताता हूँ कैसे हमारे पास बिग ऑफ एन होती है। एग्जाम्पल, इसको हमने, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम कहते हैं पाइथन के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सर्चिंग करनी है तो हम कहते हैं इफ टू, ठीक है, टू इन ए, ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट करके बता देता है, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स की यानी कि टू ए के अंदर है या नहीं। इसके लिए जो हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी लगती है ना वो हमारे पास बिग O ऑफ एन आती है। वो कैसे आती है? देखिए, सबसे पहले वो टू सर्च करने जाएगा, वो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा ये टू है, चेक करेगा नहीं ये टू नहीं है, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो चेक करेगा ये टू है, चेक करेगा नहीं, फिर वो यहाँ पे आएगा तो फिर उसको यहाँ पे टू मिला। ठीक हो गया। अब उसको उतनी दफा ही लूप चलानी पड़ी, यानी कि उसको उतनी दफा ही काम करना पड़ा सर्चिंग के लिए, एक एलिमेंट के लिए, जितनी ही एन की लेंथ थी, यानी कि एन टाइम्स उसको उसने इस लूप को चलाया, यानी कि इस काम को किया। इसलिए जो सर्चिंग के लिए हमारे पास होती है वो हमारे पास बिग O ऑफ एन होती है, हमें एन टाइम्स ही सर्च करना पड़ता है उस चीज को। ठीक है, सर्चिंग में किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब हम देखते हैं, हमने क्या क्या देख लिया, सर्चिंग देख ली और हमने इंसर्ट एलिमेंट भी देख लिया और हमने सर्चिंग देख ली। अप एंड ओके, हम डिलीशन देखते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, अब हम देखते हैं डिलीशन। अगर हमारे पास एक अरे है और उसमें से हमने डिलीशन करनी है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की डिलीशन करनी है, उसके लिए क्या होगा, उसके, ये मैं ये लिख लेता हूँ, ये हमारे पास ऐसे है, मैं इसको रेज करता हूँ। अब देखिए, हम चाहते हैं कि ये जो टू है ना हमारे पास, इसको हम रेज कर दें, इस टू को हम रिमूव कर दें, जो इंडेक्स टू के ऊपर वैल्यू है ना टू, इसको हम डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या होगा, जब ये इसको यहाँ से कट ऑफ करेगा, यानी कि प्रोग्राम इसको कट ऑफ करेगा, तो वो क्या करेगा, वो इसको निकाल देगा। ठीक है, वो इसको निकाल देगा। एक मिनट, वो क्या करेगा, वो इसको निकाल देगा और जो इसकी जगह होगी ना वो खाली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी ना वो खाली हो जाएगी। अब देखें, ये खाली होगी, अगर तो ये खाली हो जाए तो फिर तो ये एरे नहीं रहेगा, क्योंकि एरे की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर हर मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो कंटिन्यूअसली है ना वैल्यू स्टोर होती है। अब अगर हमने
टू को डिलीट कर दिया, ठीक है, अपने एरे में से, तो यहाँ पे तो ये जगह, ये वाली जो जगह ये फ्री होगी, यानी कि डी एलोकेट होगी। अब क्या करेगा पाइथन प्रोग्राम, क्या करेगा पाइथन, जो सा होगा ना, इसको 3 को शिफ्ट कर देगा इस तरफ, ठीक है, 4 को शिफ्ट कर देगा इस इंडेक्स के ऊपर, तो ये वाली जगह होगी ना, ये वाली जगह, इसको वो डी एलोकेट कर देगा, यानी कि वो ये जगह फ्री छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा, ताकि ये अब हमारी स्टैटिक एरे के अंदर ये जगह फ्री है। अगर हम कोई नया नंबर ऐड करना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड पे, ठीक है। तो ये समझ लगी। इसलिए जो सा होता है हमारा बिग ओ नोटेशन डिलीशन के लिए, वो हमारे पास होती है बिग ओ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि जब उसने एक एलिमेंट को डिलीट किया, इवन दो कि हमने जब डिलीट किया, ठीक है, हम जब डिलीट करते हैं, तो हम उसको इंडेक्स बताते हैं कि यानी कि ए के 2 इंडेक्स के ऊपर इसको डिलीट कर दो, ठीक है। उसने तो फौरन जाके डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के बाद उसने इस जगह को भरने के लिए, इंडेक्स 2 को भरने के लिए इनको आगे आगे शिफ्ट किया। वो जो उसने वर्क किया ना, उसके लिए वो हमारे पास बिग ओ ऑफ एन टाइम हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? डिलीशन के अंदर हमारे पास बिग ओ फैन कैसे है, क्योंकि अगर आप इसका सिंटेक्स देखेंगे तो वो ये है, ए के 0 इंडेक्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल 2 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बिग ओ फैन, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डिलीशन भी हमने देख लिया, और हमने एक्सेसिंग एलिमेंट, चेकिंग लेंथ, ओके। सो अब देखें, अब हमारे पास, हम इस एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पे, ये वाली एग्जांपल को, अगर हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो ये तो बाहर फेंक देगा। इसके लिए फिर हमारे पास आती है डायनामिक अरेज, ठीक है। ये वाली एग्जांपल को देखें कि अगर हमारे पास एक अरे का साइज है, ठीक है, उसको, उसके अंदर हमने कोई एलिमेंट चेंज करना है तो वो खत्म ना हो, ठीक है। मैं इस पूरी को कॉपी करता हूँ ताकि हम इसको एक डायनामिक अरे के तौर पर देखें। अगर हम देखें डायनामिक अरेज, तो अब हम देखते हैं डायनामिक अरेज। डायनामिक अरेज में क्या है कि हमारे पास जो स्टैटिक अरे थी उसके अंदर फिक्स लेंथ थी, ठीक है। अगर हम उसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, एक एलिमेंट यानी जितने एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे वो जो बकाया होंगे उसको बाहर फेंक जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके इंडेक्स फिक्स हैं 4 तक, यानी 5 एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, डायनेमिक का कंसेप्ट आता है, वो कहता है कि अगर हमारे पास एक है ना, हमने एक बनाई है वो, अगर हमारे पास एक अरे है डायनामिकली, जो हमारे पास डायनामिक अरे कहते हैं लिस्ट को पाइथन के अंदर, वो क्या करता है, जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं ना पाइथन के अंदर, तो हमारे पास फिक्स्ड लेंथ की क्रिएट नहीं करता। अगर हमने उसको कहा ना कि तुम क्रिएट करो 5 की, अगर हमने उसको कहा, फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि एक लिस्ट बनाओ इसकी वैल्यू हो 1 और 2, ठीक है। अब पाइथन के अंदर बैकएंड के अंदर अंडर द हुड क्या काम होता है, वो इतनी नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो टू एलिमेंट्स की ही बनाएगा, यानी फिक्स्ड लेंगे ना, वो इस टू को बाहर निकाल देगा। फिर पाइथन के अंदर ये वो क्या करता है, वो, क्योंकि पाइथन जो सी है वो सी लैंग्वेज के ऊपर काम करती है, तो ये जो स्टैटिक होती है ना, अरे ये सी लैंग्वेज की है, तो वो स्टैटिक अरे ही बनाता है पाइथन, लेकिन वो डबल बनाता है। अगर हमने उसको कहा ना टू, तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा ऐसे 1, वैल्यू रखेगा 2, देन वो क्या करेगा, वो दो जो सी होगी ना स्पेस, वो खाली छोड़ देगा पाइथन के अंदर, ठीक है। ये ऐसे करेगा। अब देखें, अब क्या होगा, अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, हमें एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो चाहते हैं कि हमारे पास ये जो लिस्ट है ए वाली, ठीक है, ये वाली, हम इसके अंदर कोई वैल्यू को ऐड करें इसके अंदर। पाइथन के अंदर बैकएंड के अंदर चूंकि हमारे पास उसने स्टैटिक अरे बनाई थी, लेकिन उसने उसके अंदर जो लास्ट के ऊपर स्पेस थी ना, वो एक्स्ट्रा छोड़ दी थी, ताकि हम कोई एलिमेंट को ऐड कर सके और रिमूव भी कर सके।
अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 7 को ऐड करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे हम 7 को ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम सिंपली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस है। इसलिए डायनेमिक अरे के अंदर जब भी हम वैल्यू को अपेंड करते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर हम जब वैल्यू को अपेंड करते हैं ना, तो वो क्या करती है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट के अंदर लास्ट पे हमारे पास होती है जगह, वो क्या करती है, वो सिंपली उसको अपेंड कर देती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो क्या करती है, वो करती है ए इज इक्वल टू, जो सी हमारे पास ये, मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्टार के साथ। जो हमारे पास स्टार वाली स्पेस होती है ना, वो उसको यूज करता है और यहाँ पे हमारे पास 7 को इंसर्ट कर देता है। अभी भी उसके पास एक और वैल्यू की जगह है। अच्छा, ठीक है, हम एक और वैल्यू को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने 8 को भी ऐड करना है। ठीक है, अब वो 8 को भी ऐड कर देगा क्योंकि अभी उसके पास स्पेस है। ठीक है, वो यहाँ पे 8 को ऐड कर देगा। अब देखें, अब दोबारा से, अरे यहाँ तक तो समझ आ गई कि यहाँ पे जब हमने अपेंड किया, हम अपेंड मेथड को यूज करके जब भी एक लिस्ट के अंदर यानी डायनामिक अरे के अंदर वैल्यू को ऐड करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारे पास आती है बिग O ऑफ 1। वो कैसे आती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एंड पे जगह होती है, तो सीधा वहां पे जाता है और वहां पे उस वैल्यू को स्टोर कर देता है। इसलिए हमारे पास ये जो आती है ना बिग इंसर्ट करने की वैल्यू डायनामिक लिस्ट के अंदर, वो हमारे पास होती है बिग O ऑफ 1। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ये लिस्ट जो हमने बनाई थी वो भी फुल होगी, वो भी फुल होगी। अब क्या करेगा पाइथन, पाइथन जैसे ही ये फुल होगी ना, इस पूरी लिस्ट को एक और लिस्ट बनाएगा, इसकी डुप्लीकेट लिस्ट ए के नाम से ही। अब क्या करेगा, अब 4 इसके फुल हो गए ना, अब वो क्या करेगा, वो इसके अंदर वो इसे डबल कर देगा, 4 की जगह अब वो 8 कर देगा। यानी कि वो अब इस लिस्ट का साइज 8 कर देगी, यानी कि स्टैटिक बना दी कितनी, 8 टाइम्स। इसी तरह वो डबलिंग करता रहता है। अगर अब जब ये 8 वाली फुल हो जाएगी, वो फिर 16 की बनाएगा लिस्ट। स्टैटिक लिस्ट ही बनाता है वो बैकएंड के ऊपर अंडर दी हुड, लेकिन ऊपर से हमें क्या नजर आता है, डायनामिक लिस्ट। तो क्योंकि जो प्रोग्रामर्स और कोडर्स होते हैं ना, उनको इस चीज की टेंशन ना लेनी पड़े। अगर आप सी का सिंटैक्स देखें ना, सी के अंदर जब हम करते हैं तो हम उसको पहले बताते हैं कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल कैर नाम की लिस्ट होगी और उसके अंदर हम ऐसे लिख के ना तो बताते हैं यहाँ पे 15 नंबर की होगी। ठीक है, तो इससे 15 की बनेगी, 15 से आगे आप 16वां लफ्ज डालोगे ना तो वो ऐड ही नहीं करेगा, यहाँ वो पहले वाले को रिमूव कर देगा। पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर हमने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया कि हमें कितनी चाहिए। जितने हम वर्ड्स ऐड करते जाएंगे ना, वो मेमोरी के अंदर उससे डबल की लिस्ट बनाता जाए, उससे डबल की अरे बनाता जाएगा। जैसे हमने अभी 4 की बनाई तो उसने 8 की बना दी। अगर हम 8 की ये भी 8 फुल हो जाएंगे तो वो फिर इसको डबल कर देगा। अब जब वो इसको लिस्ट फुल होगी, हमने एक वर्ड को ऐड किया, हमने एक अपेंड किया, हमने यहाँ पे एक और करेक्टर को अपेंड कर दिया, हमने यहाँ पे अपेंड किया। उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इस सारी लिस्ट को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, सारी लिस्ट को कॉपी करके एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके लिए जो उसको ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ना, वो n टाइम्स ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ये एलिमेंट ना उसको इतनी दफा चल के एक एक एलिमेंट को कॉपी करके उनकी एक न्यू लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपेंड करने की भी, वो होगी O ऑफ n, बिग O ऑफ n। ठीक है, बिग O ऑफ n होगी। अब अब आप देखें, एक ही काम है हमारे पास अपेंड करना डायनामिक लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कभी आ रही है O ऑफ 1, कभी आ रही है O ऑफ n। अब मोस्टली क्या होता है, इसलिए पाइथन के अंदर या पाइथन के अंदर क्या होता है कि अपेंड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना लिस्ट की, वो होती है, इसको खत्म करने के लिए हम करते हैं स्टैरिक। हम स्टैरिक को यूज करते हैं। हम कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली बिग O ऑफ 1 होगी। ठीक है, बिग O ऑफ 1 होगी अपेंड करने की लिस्ट के अंदर वैल्यू, वो ज्यादातर होगी 1। ठीक है, एवरेज। लेकिन कभी कभार जब लिस्ट फुल हो जाएगी तो उसको ऑफ एन ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इसलिए जब भी हम अपेंड करने की ये लिखते हैं तो हम फिर ऑफ लिखते हैं स्टैरिक के साथ, एवरेज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगी। सर यहाँ तक स्टैटिक की किसी का समझ कोई नहीं आ पाई। क्वेश्चन?
ये जो स्टेरिक आपने बताया ना, ओके। इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। हम्म। ओके। सो हमने अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा कि अगर हमने एक वैल्यू को ऐड करना है, अपेंड करवाना है एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये लिस्ट थी हमारे पास, ठीक है, ये थी एक स्टैटिक लिस्ट। स्टैटिक लिस्ट से क्या मुराद है? जिसकी वैल्यू, जिसकी जो साइज है वो फिक्स्ड है। इसका साइज अभी फिक्स्ड है 5 पे। पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन के अंदर जब हम कोई भी एरे बनाते हैं ना, यानी लिस्ट बनाते हैं, तो वो डायनामिक एरे होती है जिसको हम लिस्ट कहते हैं। वो क्या करती है, वो अगर हमने 4 का कहा ना उसको, ठीक है, उसने हमारे पास उससे डबल की बना देनी है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी, जब वो डबल बना देती है। ये था डिफरेंस स्टैटिक और डायनामिक का। डायनामिक फिक्स्ड होती है, और जो स्टैटिक फिक्स्ड होती है, और डायनामिक थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करती रहती है, चेंज होती रहती है डाटा के हिसाब से, ठीक है। ये था मेन कंसेप्ट। अब उसके बाद हमने बात की, जब हमने स्टैटिक के अंदर ऐड करते थे कोई वैल्यू, वो बाहर चले जाती थी। डायनामिक के अंदर हम जब कोई वैल्यू ऐड करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास पहले से ही स्पेस होती है, एक्स्ट्रा स्पेस, वो हमारी आसानी से उसी टाइम ही स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसी जगह के ऊपर, लास्ट के ऊपर, उसको कोई सर्चिंग नहीं करनी पड़ती, उसको कोई नहीं देखना पड़ता कि मेरे बाकी एलिमेंट कितने हैं। वो सिंपली जाके लास्ट के ऊपर स्टोर कर देती है, एंड कर देती है डाटा को। इसके लिए उसको कितना काम करना पड़ा? कोई काम नहीं करना पड़ा, उसने सिर्फ एंड के ऊपर कर दिया। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है कि आप एक लाइन के अंदर लगे हैं एक चीज लेने के लिए, तो वो थोड़ी सी लाइन लंबी थी, तो आप लाइन को तोड़ के आगे जाते हैं, जो काउंटर पे बंदा होता है वो कहता है भाई लाइन के आखिर पे लगे, ठीक है। अब आप लाइन पे आखिर पे जाके लग जाते हैं, आपको कुछ बंदे गिनने की जरूरत तो नहीं पड़ी कि कितनी लंबी रो है, ठीक है, सही आवर। तो आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि उस लाइन के अंदर कितने बंदे हैं। तो इसके लिए आपको कितना टाइम लगा? सिर्फ कांस्टेंट टाइम लगा, O(1), ठीक है, ये वाला। यस। ऐसा ही है। ओके। अब वो आपसे कहता है कि आप कहते हो सर मैं एक सिफारिश से आया हूँ, तो मेरा कुछ करे, मैं लास्ट पे नहीं खड़ा हो सकता। वो अच्छा, वो कहता है 10 बंदों की अगर लाइन थी ना, तो वो कहता है अच्छा आप ना 5वें नंबर पे जाके खड़े हो जाएं। 5वें नंबर पे खड़े होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको काउंट करना पड़ता है फ्रंट से कि 5वां नंबर किसका। आप पहले देखते हो कि अच्छा एक बंदा ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, फिर आप 5वें नंबर पे जाके खड़े हो जाते हो। अब वो जो 5 नंबर आपने गिने ना, वो आपको n टाइम्स काम करना पड़ा, ठीक है। यानी कि काम एक ही था, आपने लाइन में खड़ा होना था। पहली दफा क्या कंडीशन थी कि आप सीधा ही जाके लास्ट पे खड़े हो गए। दूसरी दफा आपको थोड़ा काउंट करके खड़ा होना पड़ा, वो हो गया n टाइम्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, अब जी देखें, सर। ठीक ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि यार अगर लाइन में खड़ा होना तो कितना टाइम लगता है, अब उसको कह देंगे कि यार अप्रोक्सीमेट, ज्यादातर जो टाइम लगता है ना, वो हमारे पास O(1) लगता है, कांस्टेंट लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे वो कोई डाटा ऐड करने लगेगा, तो वो कहेगा इसके लास्ट में ऐड कर दो। वो क्या होगा? O(1), ज्यादातर। बस जिसके पास सिफारिश होगी, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिफारिश होगी उसको n लगेगा, यानी कि ये बहुत कम टाइम होता है। इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं ज्यादातर। यार ये इसके ऊपर ना ज्यादातर टाइम O(1) लगता है, इसलिए हम इसको एस्टेरिक से नोट करते हैं कि ये इसकी निशानी है कि ये आगे पीछे हो सकता है। आप मेरी बात समझे? इससे एस्टेरिक का मतलब है कि कभी कभार O(n) टाइम लग सकता है, कभी कभार ज्यादातर आपको पीछे रहना पड़ेगा, पीछे से जाके आप लाइन के अंदर लग सकते हैं और आपकी बारी आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे होता है कि ज्यादातर वो वैल्यू, ये हमारे पास खाली स्पेस होती है लिस्ट के अंदर, वो यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर देता है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली लिस्ट भी फुल होगी, जो हमारे पास डायनामिक लिस्ट थी वो भी फुल होगी डाटा की वजह से, अब फिर उसको दोबारा से एक नई लिस्ट बनानी पड़ती है, जिसके लिए वो ये सारे एलिमेंट्स को कॉपी करता है, ठीक है, यानी कि n टाइम्स काउंट करता है, उनकी कॉपी बनाता है यहाँ पे न्यू लिस्ट के अंदर, और फिर उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक और स्पेस क्रिएट कर देता है। यानी कि ये 4 थे ना, तो उसने 4 और बना दिए, ब्लॉक ऑफ मेमोरी कोड रिजर्व कर दिया ए के लिए। तो इसको क्या करना पड़ा? n टाइम काम करना पड़ा। अब ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर O(1) टाइम लगता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पहले टाइम होता है, पहले जगह होती है। जब ये लिस्ट फुल हो जाएगी तब हमें n टाइम काम लगेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कभी कभार 1 होता है और कभी कभार ये n होता है, ये ज्यादातर ये 1 होता है। इस स्टैटिक का मतलब ये है।
क्लियर है ओके सबको? सर। सर यहाँ पे एक इशू तो होगा कि इस लिस्ट का, डायनेमिक एरे का, कि लेट से हमारे पास एक लिस्ट है जिसका साइज जो था वो हमारे पास 500 उसमें एलिमेंट्स थे, लेकिन हमने एक दोबारा से एक एलिमेंट अपेंड करना चाहा, तो उसका साइज तो 1000 हो जाएगा ना। फिर तो यस सर। 499 जो हमारे पास स्पेसिस होंगे वो तो वैसे ही वेस्टेज हो जाएंगे, लेट सपोज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम्म। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। देखिए ना, हम्म। जो पाइथन लैंग्वेज है इसके अंदर ये जो लिस्ट है ना, ये मेमोरी के लिए नहीं है, एफिशिएंट नहीं है ये। जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, इसलिए जो ज़्यादातर लोग आपको सी रिकमेंड करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बैक एंड के ऊपर काम करती है। यानी वो रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के पहले से यूज़ करती है। लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। लिस्ट के अंदर जब वो डाटा ये लेगा ना, जो जैसे अभी आपने एग्जांपल दी 500 की, 500 की, तो 500 एक्स्ट्रा यूज करेगा, तो उसमें वो बनाएगा वो स्पेस सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए। सही। सर ये ये पाइथन इसका लिस्ट और ड्रॉबैक है। डायनामिक अरे में लेकिन क्या ये डिफरेंस है? सही ये एक है। डायनेमिक अरेज को लिस्ट कहते हैं पाइथन के अंदर। सर मेरे ख्याल से तो डिफरेंट चीजें हैं दोनों। जी सर। सर ये दोनों डिफरेंट सर चीजें हमजा, हैं मेरे दोबारा। ख्याल से। नो सर, सर दोनों स्टैटिक और डिफरेंट नहीं डायनामिक, है, मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक और अच्छा डायनामिक चले, अरेज आप का एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट तो, कर सकते हैं या पहले मैं करता हूँ? सर मैं आपको जो स्टैटिक और डायनामिक अरेज है ना, इनका कॉन्सेप्ट होता है ओल्ड लैंग्वेजेस में कि स्टैटिक अरेज में क्या होता है कि हम पहले से मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। डायनेमिक अरेज में ये होता है कि रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन होती है, न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास फिर मेमोरी जो होती है वो डायनेमिक एलोकेशन की वजह से डायनेमिक अरेज बोलते हैं। जो पाइथन होती है उसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट होती है उसके अंदर जो डाटा होता है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता बल्कि उसके रेफरेंसेस स्टोर किए जाते हैं। हेलो, मेरी बात आ रही? ये सर, ये सर। सर, सर आई थिंक मेरी तरफ इंटरनेट का इशू था, वो नेट बंद हो गया। अच्छा सर, आप क्या कह रहे थे? आप क्वेश्चन पूछिएगा अपना। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि डायनामिक अरेज और पाइथन लिस्ट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मतलब आप इस पे क्या कहते हैं? सर हमजा, अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बस मुझे वहां तक सुना है जहाँ पे आपने कहा था कि सर डायनेमिक और इसमें डिफरेंस है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही हो तो, क्योंकि आई थिंक मेरी तरफ इंटरनेट का इशू है, तो सर मेरी हम आवाज़ इसको आपको आ कल रही भी है? डिस्कस कर। जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है अभी। सर आप क्वेश्चन ओके सर, रिपीट कर हमजा दें की सर भी का। आवाज़ आ रही है लेकिन। सर वो जी सर, मेरे ना सर वो यहाँ पे कह रहे शो थे भी। कि हमारे पास ना जो, हाँ सर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्वेश्चन। जी सर, वो शायद ये कह मैंने जितना क्वेश्चन सुना वो ये था कि जो लिस्ट है वो और है, और डायनेमिक अरेज और है। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप सबको मेरी बात आ रही, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे भी शो रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। सो मैं इसको जल्दी वाइंड अप करता हूँ ताकि, ओके। सो आप ये देखें, जो स्टैटिक एरे होती है ना, डायनेमिक अरेज स्टैटिक अरेज के ऊपर बनती हैं। डायनेमिक अरेज क्या करती हैं, वो पाइथन के अंदर डिफरेंट स्टैटिक अरेज बना देती हैं डबल साइज की। ठीक है, ये थी डायनेमिक अरेज जो कि चेंज होती रहती हैं। डायनेमिक अरेज को लिस्ट कहते हैं। सर हमदा, अगर आप इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर जी आप सर, इसको। सर मेरा जो आइडिया है इस पे, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्टैटिक अरेज और डायनामिक अरेज में मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस होता है। स्टैटिक अरेज जो होती हैं वो जब हम कोड लिख देते हैं ना, कोड कंपाइल होता है, तो वो पहले से मेमोरी एलोकेट कर लेती हैं। जबकि जो डायनामिक अरेज होती हैं वो रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन करती हैं। उनके लिए हम न्यू ऑपरेटर एक यूज करते हैं जिससे फिर मेमोरी जो होती है हमारी डायनामिकली रन टाइम पर एलोकेट होती है।
जो स्टैटिक और डायनेमिक अरेज हैं उनके अंदर हम सेम डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टर स्टोर करें तो सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे, अगर इंटीजर स्टोर करें तो सिर्फ इंटीजर्स होंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करती हैं। जो पाइथन की लिस्ट होती है उसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन सिर्फ रेफरेंस पॉइंटर्स के लिए यूज करती हैं। जो रियल हमारे आइटम्स, रियल एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट जगह पे स्टोर होते हैं। जो पाइथन लिस्ट होती है दैट इज बेसिकली रेफरेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स, उसके अंदर उसके पॉइंटर, रेफरेंस पॉइंटर्स स्टोर किए जाते हैं। इस वजह से हम पाइथन लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर सकूँ जी अगर आप सर। इजाज़त दे तो। अच्छा, सर ने बात की ना स्टैटिक जी एरे और जी सर, डायनामिक जैसे एरे और फिर न्यू ऑपरेटर को यूज़ करना, तो ये सारी जो बातें हैं ये सी प्लस प्लस की बातें हैं। वो हमें ऑप्शन देती है कि हम जो बैकएंड का जो काम है वो हम खुद करें। सही है। तो जो डायनामिक एरे आप ये एलोकेशन की बात कर रहे हैं ना, जो रेफरेंस स्टोर वगैरह की बात, तो वो बैकएंड में वही होता है। अगर हम डायनामिक एरेज की बात कर रहे हैं पाइथन की, तो बैकएंड में तो वही हो रहा है जो आप बता रहे हैं कि रेफरेंस स्टोर कर रहा है। या सी प्लस जी उसमें सर। आप खुद फ्रंट एंड पे, मैं इसको फ्रंट एंड का नाम दूंगा, वैसे अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फ्रंट एंड पे आप वो खुद करते हैं, तो या आप वो खुद करें या वो कंपाइलर खुद से बैकएंड में करे, तो काम तो सेम हो रहा है। लेकिन सर डिफरेंट हो रहा है ना, जो डायनेमिक अरेज है उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रही है फॉर एलिमेंट्स, और हम्म। जो पाइथन लिस्ट है उसके अंदर हम्म। एलिमेंट्स की कंटीन्यूअस एलोकेशन नहीं है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दोज एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, और डायनामिक अरेज में हम सेम डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं इसी क्या वजह आप से, ये कह क्योंकि रहे हैं कि कंटीन्यूअस। पाइथन में लिंक लिस्ट यूज हो रहा है? सर लिंक लिस्ट नहीं यूज हो रहा, लिंक लिस्ट की तरह का तो फिर कॉन्सेप्ट तो इस तरह मसला यूज नहीं हो है रहा ना है। सर। देखें देखें, पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। सही है। ये आई थिंक अगर आप थोड़ा डीप जाना चाहे तो पाइथन में हर चीज यस ऑब्जेक्ट होती है। और अगर आप वैल्यूज, वो जो एरे जो लिस्ट क्रिएट हो रहा है पाइथन में, उसकी वैल्यू जो भी हो वो तो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द डे बैकएंड पे वैसे भी ऑब्जेक्ट ही है। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म इतनी डीप डिस्कशन के लिए नहीं है। ये इंट्रोडक्शन टू डीएसए है। इसको हम सर आपस में इंट्रोडक्शन डिस्कस में कर ये सकते चीज हैं। आती है ना, जो सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ही आती है कि स्टैटिक अरेज क्या है, डायनामिक अरेज क्या है, और पाइथन लिस्ट क्या है। और इंट्रोडक्शन में ही ये चीज आती है कि पाइथन लिस्ट जो होती है वो डायनामिक सर अरेज से इतना डिफरेंट है। डीप जो है वो स्टूडेंट जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं डीएसए के क्लास में, और यहाँ पे डीएसए इंट्रो है। तो सर ये इंट्रोडक्शन में नहीं आती। लाइक ये चीज़ें स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं। आप जरा स्टूडेंट से पूछिए कि उनको कुछ समझ आ रहा है, तो वो कहेंगे हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा ठीक है सर, एज है। विश। यस। यस सर। बाकी सिंपल करने के लिए ये है, स्टैटिक एरे वो चीज़ है कि हमने एक एरे क्रिएट किया यहाँ पे, जैसे 1 7 2 3 4 है, तो ये इसकी साइज 5 है। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर हम एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये ओवरफ्लो का एरर देगा और ये एरर वगैरह देंगे, कंपाइलर आपको केस में ऐड नहीं हो सकता बैकएंड। और डायनामिक अरेज जो होते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और वो एलिमेंट हम ऐड तो कर रहे होते हैं, हमें ये महसूस हो रहा होता है कि ये तो इसमें ऐड हो रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या होता है वो हमने आज की क्लास में पढ़ लिया कि स्टार्ट में एक सेम एरे ही होता है। सपोज साइज 4 का नीचे सर ने किया है 1 2 7 8 का, उसमें अगर हम कोई चीज़ अपेंड करते हैं तो इसमें जगह तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डबल करेंगे बैकएंड में। वो हर प्रोग्राम की अपनी होती है, तो हमने उसको डबल किया तो 8 साइज की हो गई। और फिर क्वेश्चन आया कि ये तो इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी भी वेस्ट हो रही है, तो हाँ जी बिल्कुल होती है, वेस्ट भी होती है। तो इसलिए तो हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और जो अप्रोप्रिएट होता है हमारे प्रोग्राम के मुताबिक उसको हम यूज़ करते हैं। तो बस अभी के लिए फ़र्क आप लोग ये समझे कि स्टैटिक ये होता है कि इसमें हम एक्स्ट्रा एडिशन नहीं कर सकते, डायनामिक ये होता है कि उसमें हम एक्स्ट्रा एडिशन कर सकते हैं। और सर ने जो बात की रेफरेंसेस वगैरह की, तो काम वही हो रहा होता है। चाहे आप सी प्लस में वो रेफरेंसेस खुद करें और उस रेफरेंसेस में आप ऑब्जेक्ट स्टोर करें पाइथन के लिए, या उस रेफरेंसेस में आप सेम एलिमेंट स्टोर करें सी प्लस प्लस, सी वगैरह लैंग्वेजेस में। वैसे सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप रेफरेंसेस स्टोर कर रहे होते हैं तो उस रेफरेंसेस को आप रीडायरेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को, तो ये आपकी मर्जी होती है। तो इसमें सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप सी प्लस प्लस में जो रेफरेंसेस आप स्टोर कर रहे हैं उसको आप ऑब्जेक्ट को भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में आप पाइथन की तरह भी एक एरे बना सकते हैं जिसमें आप कोई भी एलिमेंट स्टोर करें।
तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है। जी सर, अब कंटिन्यू रखें आगे। ओके चलें सर, 10 थैंक यू मिलियन सो मच। सर। सर सर भाई आप ये देखें, इसने मेमोरी में स्टोर किया रेफरेंसेस, लेकिन इसने कंटिन्यूअस स्टोर किया हुआ है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमने उसने लिखा भी, लिस्ट स्टोर रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट्स, कि वो ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, अब अरे का जब हमने ये लिस्ट बनाई ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, मेमोरी के अंदर, मीनिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट पॉइंट्स टू ए मेमोरी लोकेशन। हर एलिमेंट जो सा था ना, वो अब मेमोरी की एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड। होप जो मैं ऊपर यानी कि जो ये बता रहा था ना मैं, चीज इसी तरह से सिर्फ समझाने के लिए कि डायनेमिक और स्टैटिक अरे वर्क कैसे करती है। जो लिस्ट होती है ना, वो इसके मैंने बताया भी था, ये सी के ऊपर काम कर रही होती है। तो जो जो सा आप स्टेप बता रहे हैं रेफरेंसेस वाला, उनको कैसे मैनेज करना है, वो हमारे बैकएंड के ऊपर सी कर रही होती है। ऊपर ऊपर से जो सा पाइथन होती है ना, वो उसी को यूज कर रही होती है, वो हमें नजर नहीं आता, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। तो जो अरे की बात है, वो सिर्फ सेम डाटा को ही स्टोर करती है। थैंक यू सो मच पॉइंट ऐड करने के लिए, और एवरीवन आप सबका भी। किसी और का कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, ये जो बैकएंड के भी जो डिस्कशन हुई, इनसे आप कंफ्यूज ना हो। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोगों को जो बेसिक्स है वो आना चाहिए। जो एडवांस है वो इंशाल्लाह आगे जब कोर्स में जाएंगे तो वो ज़रूर सबको समझ आ जाएगा। कोई ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही बेसिक डिस्कशन थी, लेकिन चूंकि आप में से कोई बिगिनर होगा तो वो कंफ्यूज जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए सर, हमारे सेशन का टाइम तो 10 मिनट ओवर हो चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड कर अगर देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं। तो सर एक और चीज़, मैं ये पिक्चर भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर था। ये वाली पिक्चर मेरी स्क्रीन शो हो रही है, पिक्चर वाली? सर कोलैब और इशू हो रही है। अच्छा सर, जो भी होगा वो फिर बाद में देख लेंगे। अभी सेशन को एंड करें। ओके, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो स्लैक पे पूछ लीजिएगा।